नमस्कार। एक हफ्ते बाद मिल रहा हूँ। दरअसल कुछ ऐसी चीज़ों में मशरूफ़ रहा। आपने देखा होगा बीजेपी ने अचानक अपने 2 प्रवक्ताओं को निकाल दिया। एक को प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड किया और एक को प्राइमरी मेंबरशिप से ही बाहर कर दिया। दोनों का रिकॉर्ड रहा है इस तरह की अटरेंसेस करने का, इस तरह की बातें कहने का। आखिर ये प्रवक्ता पैदा कैसे हो रहे हैं? और ये प्रवक्ता क्यों अचानक आपने देखा कि बहुत सारे मशरूम की तरह फैलने लगे। दरअसल हुआ ये था कि आज से कोई 15 साल पहले एक तस्वुर हुआ, और उसका मैं भी दोषी हूं काफी हद तक। हम सारे एडिटर्स टेलीविजन चैनल के बैठे और एक दिमाग में आया कि बहुत डीजेनरेशन हो गया है। या आपको याद होगा उस जमाने में कि प्राइम टाइम में हम दिखाते थे कि एलियन कैसे गायों को उठा के ले जाता है। एलियन पता नहीं कहां से आता है, इस पृथ्वी का नहीं होता है, वो किसी और ग्रह से आता है और वो हमारी गायें उठा ले जाता है। किसी ने दिखाया कि साहब ये पूरे के पूरे टीवी चैनल में पूरे दिल्ली में बिना ड्राइवर के गाड़ी एक चल रही है और कैसी रहस्यमय गाड़ी है। किसी और ने दिखाया कि साहब ये पूरा का पूरा जो देश है इसमें कुछ नई नई चीजें, कभी मंकी आ जाता था और मंकी पूरे देश की सनसनी फैला देता था। एक दिन दिखाया गया कि साहब ये पानी पे किस तरह से ये योगी चल रहा है। दरअसल वो पानी पे नहीं चल रहा था, वो एक ट्रांसपेरेंट शीशे का लेयर था, उसके ऊपर चल रहा था। लेकिन उसको इस तरह दिखाया गया और सिर्फ इसलिए कि लोग चौंक के देखें और बाद में ये सच्चाई बता दें। कुछ में सच्चाई नहीं बताते, जैसे एलियन के केस में नहीं बताया। एक अजीब सा घिनौना तांडव हो रहा था टेलीविजन इंडस्ट्री में। तो हम सब लोग जो कंसर्न थे वो बैठे और ये तय हुआ कि हम शाम को जो वाइटल इश्यूज कंट्री के हैं उनको उन उन मुद्दों पे हम चर्चा कराएंगे। और चर्चा आप जानते हैं, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं इसकी फिलॉसफी क्या है। हम मीडिया एग्जिस्ट क्यों करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 1901 में भारत के संविधान में दिया क्यों गया है। दरअसल होता यह है कि किसी भी प्रजातंत्र के 4 मूल तत्व होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे कहते हैं। पहला है मेजोरिटी रूल, कि सब प्रजातंत्र में जिसका बहुमत होगा वही शासन करेगा। दूसरा होता है रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकार की पहचान और उनको पूरी तरह से सुरक्षित, संरक्षित, अभिरक्षित रखना। ये दूसरा सबसे बड़ा होता है। ये शर्त है किसी भी प्रजातंत्र की कि माइनॉरिटी राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे। और इसीलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से लेके 30 तक इसी के बाबत है, और अन्य आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से है। तो दूसरा हो गया रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार। सरकार एक संविधान से चलेगी। संवैधानिक प्रावधानों को संवैधानिक जितने भी वो हैं अनुच्छेद हैं उसके अनुरूप संस्थाएं बनेगी। अंतर संस्था, इंटर इंस्टीट्यूशन जो अंतर क्रियाएं होंगी वो चलेंगी। इंट्रा इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन अपने यहां ही कैसे रखेगा इसका प्रोविजन है। यूपीएससी कैसे काम करेगा, संविधान ने उसको प्रदत्त किया है उसके अधिकार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था गवर्नेंस बाय डिस्कशन। हम संवाद के थ्रू गवर्नमेंट चलाएंगे। साइकिल का ठेका नहीं है जो 5 साल के लिए जनता ने दे दिया है। लिहाजा हर मुद्दे पे विपक्ष के साथ वो संवाद होगा। विपक्ष
और जनता को बताया जाएगा कि हम क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जनता से उसमें एक प्रोसेस होगा राय लेने का। उसी के लिए मीडिया को गवर्नेंस बाय डिस्कशन का ही प्रोडक्ट है मीडिया। और उसका पर्पस ये होता है कि वो सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाए, सरकार ने जो नहीं किया है वो पहुंचाए, सरकार जो कर रही है उसमें खामियां क्या है। और इसीलिए एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रहना जहां तक आपकी विधायिकाओं में जरूरी होता है, वहीं ठीक उसी के ऊपर मीडिया का स्थान होता है। आप कभी पार्लियामेंट में चले जाएं, लोकसभा में, तो लोकसभा में ट्रेजरी बेंच जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, ठीक उसके ऊपर हम लोगों की का दीर्घा होता है। हम लोग बैठ के दोनों पक्षों को सुनते हैं और उसे जनता को देते हैं। इसके पीछे मकसद क्या था कि हम जनता को बता सके कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, जनता को हम ये बता सके कि सरकार की कौन सी नीति गलत है। खास करके सही सही सरकार को करना ही है, इसीलिए वोट दिया गया है। सरकार कोई एहसान नहीं करती है सड़क बनवा के, पुल बनवा के, एयरपोर्ट बनवा के और गरीबों को मदद करके। लेकिन गलती वहां करती है कि जब गरीबों को मदद में उसको झुका के 5 किलो अनाज का भिखमंगा बना दिया जाता है, और इधर एयरपोर्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का बनाया जाता है और इसको बताया जाता है कि विकास। इकोनॉमी में जब गैप शुरू होता है तो इसको मीडिया बताती है और इसको कहते हैं सत्ता पक्ष के साथ ये नकारात्मक जर्नलिज्म है, दरअसल वो नहीं होता। तो खैर, हम लोगों ने ये तय किया कि रोज शाम को हम बड़े मुद्दों पे हमारी कोशिश होगी कि हम दोनों पक्षों को बैठाएं, दो एक्सपर्ट बैठाएं उस सब्जेक्ट के, और उस पर चर्चा कराएं। और कॉन्ट्रेरियन व्यू, दोनों व्यू, सत्ता पक्ष का व्यू, विपक्ष का व्यू, एक्सपर्ट जो इंडिपेंडेंट होंगे उनका व्यू, ये हम समाज को दे, ताकि अगले दिन जब वो चाय की दुकान पे जाए, जब बाल कटवाने नाई के यहां जाए, जब वो अपने ऑफिस में जाए, अपने परिवार में बात कर रहा हो, अपने दोस्तों से बात कर रहा हो, तो वो पूरी तरह उस इश्यूज को लेके वाकिफ हो कि दोनों पक्ष क्या हैं, और तब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। आप जानते हैं भारत में तर्क बहुत खराब है, हम सही साइंटिफिक तर्क नहीं करते हैं, वैज्ञानिक सोच नहीं होती है। तो उससे ये होता है कि क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं होता। तो ये उसके पीछे हमारी मुराद थी कि हम उसको जनता को मुद्दों के बारे में करें, और ये शायद सबसे पुणे का काम डेमोक्रेसी में था जो हमने शुरू किया था। कालांतर में मार्केट फोर्सेस और बौने लोग आके इसको गड़बड़ कर दिए, क्योंकि उन्होंने एडिटर वो चुनना शुरू किया जो कम अक्ल हो, जिसकी नैतिक संबल बहुत कम हो, जिसके ताकत नैतिक बहुत कम हो, चीजों की समझ बहुत पुअर हो। आप ताजुब करेंगे कि एक बहुत बड़े एडिटर ने, तथाकथित बहुत बड़े एडिटर ने, एक बार किसी एक इंटरव्यू में कहा था, जब पूछा गया कि साहब कैसे आप मुद्दे तय करते हैं कि शाम को आज कौन सा मुद्दा होगा जिसपे कि स्टूडियो डिस्कशन होगा, तो उसने बेसाख्ता कहा इसमें क्या है, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हो रहा होता है उसी मुद्दे को हम ले लेते हैं। तो आप बताइए वो एडिटर रहने लायक है? लेकिन ऐसे ही बौने एडिटर्स होने लगे, तलवे चाटने वाले जो मालिकों के तलवे चाटते थे, नैतिकता का उनमें कोई वो नहीं था। इसी तरह जब हम ये प्रवक्ता आने लगे, तो आप जानते हैं कि आज से करीब 9-10 साल पहले तक, करीबन 9 साल पहले तक का तो मुझे याद है, उस समय तक कोई भी चैनल पार्शियल नहीं होता था, इस पक्ष का या उस पक्ष का नहीं होता था। दोनों चीजें बड़ी बड़ी फयाज दिली से दिखाता था, बहुत ही शिद्दत से दिखाता था, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं था। उसका एक ही जर्नलिस्ट का उद्देश्य था कि समाज को हम सत्य से वाकिफ कराएं। लेकिन जैसे ही वर्तमान सत्ता आने लगी तो एक लहर चली, और धीरे धीरे जब ये सत्ता आ गई तो इसने प्रताड़ना शुरू किया। जो इसके साथ नहीं रहता था उसकी प्रताड़ना होती थी, उस पर रेड्स हो जाते थे, और जो साथ रहता था उसको पद्मश्री मिल जाता था, उसको एडवर्टीजमेंट्स मिलते थे।
मीडिया बढ़ गई। उसी तरह हमारा जो ये प्रवक्ता होता था, प्रवक्ता का काम क्या है? मेरा दावा है कि आज भारत के बड़ी पार्टीज, बड़ी रीजनल पार्टीज, बड़ी नेशनल पार्टीज, आप उनके सो कॉल्ड प्रवक्ता को बुला लें, उनसे सिर्फ एक सवाल करें, तुमने अपना पार्टी का संविधान पढ़ा है? आपको ताज्जुब होगा कि 90% प्रवक्ता पार्टी का संविधान तक नहीं जानते, उसका इतिहास नहीं जानते, उसका जन्म किन स्थितियों में हुआ वो नहीं जानते। और ये मैं राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी इन प्रवक्ता की क्या होगी। अब हुआ क्या, स्टूडियो डिस्कशन में तेरा नेता मेरा नेता शुरू हो गया, क्योंकि उसको ये मालूम था कि जैसे ही हमारे नेता को वो विपक्ष वाला जो प्रवक्ता है कुछ बोलेगा तो हमें उसको चढ़ जाना है, उसके ऊपर खा जाना है उसको, और बुलंद आवाज में जिसका लंग पावर अच्छा था वही प्रवक्ता बनने लगा, क्योंकि उसको खाना था उसको। और शाम को आके पार्टी में भी जो शीर्ष नेता दिखा, अरे गजब का बोला है, वो बोलती बंद कर दी उस वाले की। ये लंग पावर की लड़ाई हो गई। न तो उन्हें पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मालूम था, न मुद्दों के बारे में समझ थी। नतीजा ये हुआ कि ये स्टूडियो डिस्कशन डीजेनरेट, एंकर भी एक साइड लेने लगा, लिहाजा एंकर को भी गालियां मिले। मेरे जमाने में एंकर को गालियां तो छोड़िए, एंकर को एक अपशब्द भी कोई नहीं कहता था, क्योंकि एंकर किसी का साइड लेता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही ये 8 साल आए तो एंकर भी, क्योंकि मालिक से इशारा था कि बहुत माल मिल रहा है, तो वो सत्ता पक्ष की का गुणगान करता था, लिहाजा इसको चुप कराता था या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था कि दूसरा पक्ष इरिटेट हो, समझ जाता था कि ये तो सत्ता पक्ष की डफली बजा रहा है। तो एंकर को गालियां पड़ने लगी, और लिटरल गालियां पड़ने लगी, तू तो तलवे चाट रहा है, ये हमारे प्रवक्ता कहने लगे एंकर को। आप सोचिए कैसे ये डीजनरेशन हुआ है। एंकर की संस्था बहुत अच्छी संस्था, पवित्र संस्था होती थी। एंकर का काम सिर्फ ये था कि स्टूडियो डिस्कशन को इनिशिएट करा दे, उसको पक्ष से विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं था। इशू के बारे में उसकी जानकारी थोड़ा, हम लगातार कोशिश करते रहे कि हमारे एंकर्स कुछ ज्यादा पढ़ लिख के उस सब्जेक्ट पे आए, फिर ग्राफिक्स का सपोर्ट रहता था। लेकिन ये सब खत्म हो गया, अब सिर्फ हिंदू मुसलमान, तेरा नेता मेरा नेता। नतीजा यह हुआ कि एंकर का दूसरे को इसलिए तो बोलती बंद कर दी, यही उसकी योग्यता का आधार हुआ। और जानते हैं आप कि ये वो एंकर थे जो वैसे पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी ना होते, लेकिन रातों रात मीडिया ग्लेयर की वजह से, क्योंकि उसने उस नेता को पटक दिया बातचीत में, ये क्राइटेरिया हो गया। नतीजा ये हुआ कि जब वो वापस, और मान लीजिए कि किसी ने, उदाहरण के लिए हम कहते हैं राहुल गांधी को किसी ने कुछ कहा, और अगर उसने शालीन भाषा में जवाब दिया, इसने फिर दोबारा राहुल गांधी को कुछ कहा, और वो अगर शालीन व्यक्ति है तो शालीन भाषा में जवाब देगा, तो इसको नहीं, पटकना नहीं माना गया, इसलिए वो एंकर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसी तरह बीजेपी का था। क्या मजाल की कोई मोदी को कुछ कह दे, क्या मजाल की कोई आप गुजरात का मुद्दा उठा दे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुजरात का, क्योंकि उधर से तो वो उठाएगा, लेकिन इधर से वो इतनी जोर से आवाज में बोलेगा और फिर एंकर का साथ मिलेगा टीवी चैनल के। तो एक अजीब सा स्टूडियो का वातावरण इतना घिनौना हो गया। आपको याद होगा इसी गुस्से में एक हमारा जो किसी पार्टी का स्पोक्समैन था, वो उसका हार्ट फेल कर गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये डीजेनरेट हुआ, तेरा नेता मेरा नेता। क्या मजाल कि आप अमित शाह को या मोदी जी को कुछ कहते, क्योंकि जैसे ही आपने कहा तो नेता को अब वो लगता था स्पोक्स पर्सन को कि वापस जाएंगे तो कल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पटका नहीं हमने उसको, जब वो बोल रहा था हमारे नेता के खिलाफ तो हमने उसको जबरदस्त वो नहीं किया, क्योंकि और यही अभी हुआ है। ये इन दोनों ने खुश करने के लिए, अच्छा इनका होता क्या था, ये सामान्य कार्यकर्ता से भी समझ में औसत दर्जे से भी नीचे थे। ये सभी लोग जितने भी प्रवक्ता, अधिकांश है इसमें, कुछ को छोड़ के, कुछ बहुत अच्छे, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे, बीजेपी में बहुत अच्छे, इवन समाजवादी पार्टी के कुछ है जो कि बहुत ही तार्किक। लेकिन अधिकांश जो चुनाव हुआ वो लंग पावर की वजह से था कि बुलंद आवाज में बोलता है, किसी को बोलने नहीं देता।
सबको चुप करा देता है। ये क्राइटेरिया बन गया और इनको फिर पार्टी में, समाज में जगह मिलने लगी कि अरे ये तो टीवी वाला है, रिकॉग्निशन मिलने लगा और कई बार इनको एमएलए, एमपी का टिकट मिला और ये वहां की शोभा बढ़ाने लगे। इनकी समझ कुछ नहीं थी, पार्टी के बारे में ये कुछ नहीं जानते, पार्टी का इतिहास नहीं जानते, मुद्दों को तो छोड़ दीजिए। ऐसे तमाम एंकर है मुद्दों को जो कि बेसिक नहीं जानते। मैं कई बार इनके साथ जब बैठता हूं तो ब्रेक में मुझे बताना पड़ता है कि आपने ये गलत बोला है, असली मुद्दा ये ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे कहना चाहिए, तब उसके समझ में आता है कि अरे ये तो हमने गलत बोल दिया। लेकिन फिर भी वो बुलंद आवाज है, लंग पावर है, तो ये डीजेनरेट होता गया। और इसको किया किसने? ये क्या ये गलती प्रवक्ताओं की थी? इन प्रवक्ताओं को 10 साल से आप झेल कैसे रहे थे? आपने देखा नहीं कि इनकी योग्यता क्या है, ये किस टाइप के लोग हैं? ये सड़क छाप लुम्पेंस हैं जो जिनको कि आप प्रवक्ता बना रहे हैं और इन प्रवक्ताओं को आप तरजीह देने लगे पार्टी में। आपने जिस दिन प्रवक्ता असाइन किया होगा इसको, इसकी सलाहियत देख, कोई ट्रेनिंग आपने दिया इसको कंट्री के इकोनॉमिक्स के बारे में? कंट्री की इकोनॉमी कैसी है ये उसको समझाया कभी आपने? कंट्री का इतिहास कैसा रहा है इसको कभी आपने? ये पार्टी के शीर्ष नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ ये जानते थे कि इसने पटक दिया, अब की बार तो बोलती ही बंद कर दी। यही एक क्राइटेरिया था। अब जब इस तरह के लुम्पेनाइज्ड प्रोसेस शुरू हो गया और इसी तरह के एंकर आप निकालने लगे, तो इसका हश्र यही होगा ना। इस पे भी कभी ऐतराज नहीं था शीर्ष नेतृत्व को। और आप जानते हैं शीर्ष नेतृत्व में कौन है? आजकल तो दो ही आदमी है जो सरकार भी चलाते हैं, पार्टी भी चलाते हैं। कहने को तो अध्यक्ष भी है पार्टी में, लेकिन नेतृत्व सिर्फ दो ही आदमियों का है। तो ये प्रोडक्ट किसके हैं? इसी परसेप्शन के हैं। इनको निकाला क्यों गया? इसका भी हकीकत सुन लीजिए। अचानक जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब प्रॉफिट को उठ पटांग ये बोलने लगे तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इस पे रिएक्शन हुआ और कम से कम 3 बड़े मुल्कों ने इस्लामिक वर्ल्ड के, सऊदी अरब, कतर, ईरान और 2 और, इन लोगों ने हमारे राजदूतों को बुला के उनसे कहा कि ये क्या हो रहा है आपके, और प्रोटेस्ट दर्ज किया, लेटर थमाया। चूंकि जब बुलाया था तो मैसेज गया तो मोदी जी को खबर की गई कि पूरा वो नाराज है इस्लामिक वर्ल्ड। तो मोदी जी ने ये इस्लामिक वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में इमेज खराब हो रही है, इसकी वजह से कहा कि जल्दी से उनसे कहलवाया कि उन्होंने वो निकाल दिया गया, उनको निकाल दिया गया। और वो फ्रिंज एलिमेंट है, आपका स्पोक्समैन आपका फ्रिंज एलिमेंट है। ये स्पोक्समैन कब से फ्रिंज एलिमेंट बोले? मतलब कि वो किनारे बाहर के लोग हैं, किनारे के लोग हैं, ये हमारे बात नहीं है। आपका वो आदमी दिन रात उस टीवी चैनल पर बैठ के गाली देता था, तब वो नहीं था। ये तो कहिए कि इस्लामिक वर्ल्ड जब रिएक्ट किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों के रिएक्ट करने से ये नहीं हुआ है, कानपुर में दंगे की वजह से नहीं हुआ है। ये जब इस्लामिक वर्ल्ड ने रिएक्ट किया, तब मोदी जी को लगा कि अब जब वहां जाएंगे तो गले कैसे मिलेंगे, झपकी कैसे लेंगे। तब ये जाके रिएक्ट किया है। और रिएक्ट क्या किया है? इन पे दरअसल मुकदमा होना चाहिए था, इन पे क्रिमिनल केस चलाइए, इनको आप ऐसे ही छोड़ देंगे? लेकिन आपने कुछ नहीं किया, पार्टी से निकाल दिया। गोया कि पार्टी, अरे पार्टी से निकाला इसका मतलब पार्टी में था ना, तो पार्टी का अगर स्पोक्स बने तो फ्रिंज एलिमेंट कैसे हुआ? ये पाल पोस के आप बड़ा करते हैं। और यही हम जब बार बार कहते हैं कि भारत में लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व, इसको आपने जन्म दिया है, आपने लंपट खड़े किए हैं, उनको आक्रामक बनाया है। और आक्रामक बना के अब जब गले से बाहर हो गया है, अब जब सोच के बाहर हो रहा है, तो अब आपको दहशत हो रही है। ये मैंने अपने पिछले तकरीर में भी कहा था कि समस्या कहां होगी, और संघ इससे जूझ रहा है। सरसंघ चालक का भी जो 2 दिन पहले बयान आया कि हर मस्जिद में क्यों शिवलिंग देखना, ये एक बड़ा बयान है। क्योंकि संघ इसको समझ रहा है कि लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व, ये लंपटवादी आक्रामक हिंदुत्व जो है, ये उनको खा सकता है, ये बहुत खतरनाक है। और इसी से पैदा होते हैं गांधी को मारने वाले,
नाथुराम गोडसे इसी प्रोसेस से जाता है। इस प्रोसेस को अगर आपने नहीं रोका तो आपके लिए नए समाज में ये महंगा पड़ने जा रहा है। तो सरसंघ चालक को इसका एहसास है। मोदी जी को इसका अभी समझ में आया 2 दिन पहले, जब इस्लामिक वर्ल्ड ने रिएक्ट किया, तब उनकी समझ में आया कि अरे ये जो हम कहते हैं कि भारत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, काहे में बनेगा, इसी धंधे में बनेगा। तब उनके समझ में आया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास करके इस्लामिक वर्ल्ड एक बड़ा वर्ग है जो कि भारत को तरजीह देता है, उनके साथ बिजनेस करना चाहता है। लेकिन अगर उसने रोक दिया तब भारत की स्थिति क्या होगी और इससे दुनिया में मैसेज क्या जाएगा। आप क्या समझते हैं, अमेरिका आपको गले लगाएगा? वर्ल्ड में आपकी इमेज अच्छी हो रही है? ये लुम्पेंस आप पैदा करते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि विश्व गुरु बन जाएंगे हम। आपने गरीबी पैदा की, आपने असंतुलन पैदा किया, आर्थिक असंतुलन पैदा किया, गरीब अमीर की खाई बढ़ती गई और उसके बाद आपने एयरपोर्ट बना के समझ लिया कि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। किसी नेता को बुला के झपटी लिया, बाहर के नेता को बुला के, और उसको टेलीवाइज किया और आप समझ गए कि भारत महान हो गया है, भारत तो अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये उसका संकट है। मेरे ख्याल से अब भी अगर समझ में आए तो जिस रास्ते पे जा रहे हैं, फ्रिंज एलिमेंट नहीं, ये आपने गलबैया की थी इनके साथ, ये वो एलिमेंट है। प्रवक्ता, कम से कम प्रजातंत्र को इतना नीचे ना लाइए कि हर आदमी थू थू करने लगे आपका। कुछ काम आप अच्छे कर रहे हैं, आप जब पेट्रोल में इथेनॉल डाल रहे हैं तो हर आदमी उसको अच्छा कह रहा है। भारत को आपने गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत मिली है इससे, क्योंकि 36 मिलियन टन गन्ना पैदा हुआ है, हमारी जरूरत मुश्किल से 26 मिलियन टन की है। 9-10 मिलियन टन ज्यादा गन्ना चीनी पैदा हुआ है। 36 मिलियन टन चीनी पैदा होना ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। अभी तक 33 मिलियन टन हुआ था 3 साल पहले, लेकिन 36 मिलियन टन किसी ने सोचा भी नहीं था। और इससे अचानक चीनी का दाम गिरता, शुगर मिल बैठ जाती, किसानों को पेमेंट नहीं होता। अच्छा हुआ कि यूपी खास करके इथेनॉल की तरफ शिफ्ट कर गया और गन्ने के रस से इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया, चीनी की तरफ नहीं बढ़ा। इसका नतीजा क्या हुआ? करीब 1 मिलियन टन यूपी में सिर्फ 1.3 मिलियन टन इथेनॉल बना। और सच पूछिए तो भारत में अगर पेट्रोल में 10% इथेनॉल आपने डालना, या 25% जो आपका टारगेट है, आने वाले दिनों में मोटरसाइकिल ऐसी बने, 2 पहिया ऐसे बनने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ इथेनॉल पे गाड़ियां चलेगी, पर्यावरण के लिए शुद्ध होगा। ये आपने एक अच्छा काम किया है। और कम से कम शुगर प्राइसेस क्रैश नहीं हुई, वरना आज शुगर 20 रुपए हो जाता, किसान बैठ जाता, शुगर मिल्स बैठ जाती। तो शिफ्ट, चूंकि आपने अल्टरनेटिव दिया कि आप इथेनॉल लाइए, इथेनॉल को हम ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में, एक अच्छा प्रयास है, इसकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन कम से कम ये जो लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व, इसमें आप जो स्पोक्स पर्सन बनाते हैं उनके चुनाव में कुछ तो शालीनता बरते, उनका चुनाव अच्छे लोगों का करें, उनको ट्रेनिंग दे, उनको संवाद होता कैसे, इसके पैरामीटर्स बताएं, इश्यूज कैसे डील किए जाते हैं, इनमें एक बेसिक नॉलेज दें। कभी आपने किया है ये? आपको लंपटवादिता हर जगह चाहिए, लिहाजा आप स्पोक्स पर्सन भी लाएंगे तो उसी तरह का लाएंगे जो न सब्जेक्ट जान, तो हाँ तेरा नेता मेरा नेता वगैरह वगैरह वो करना जानता हो। इसी से आप चाहते हैं कि पूरा मीडिया स्पेस घिरा रहे। बहुत घिनौना ये होता जा रहा है। अगर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो वो भी आपका स्पोक्समैन, तेरा नेता मेरा नेता में आप बताइए। किसी ने इथेनॉल का आपका सही एक प्रयास है, किसी ने बताया, ये बताया भी तो हम लोगों ने बताया। आपके अच्छे प्रयास को भी ये जो लुम्पेनाइज्ड स्पोक्स पर्सन इलेक्ट करते हैं आप, ये उसकी वजह से आपके सही कार्य भी नहीं जा पाते हैं। गलत तो छोड़िए, गलत तो क्या ढकेंगे। तो हकीकत यह है कि अभी भी अगर इसको सुधार करे तो शायद प्रजातंत्र का भला होगा, वरना हर पार्टी के लिए ये दिक्कत है कि ये डीजेनरेशन हो गया है। और इसको आपको सच बताए, हमने चैनलों पे बैठना इसीलिए छोड़ा क्योंकि अब वो 13 नेता, मुझे याद है इनमें से एक जो 2 निकाले गए, इनमें से एक ने एक कोई सेंटेंस कहा, हमने कहा कि नहीं हम जा रहे हैं स्टूडियो से। अभी इसको कम से कम 10 साल सीखना होगा कि कैसे बोला जाता है, तब हम आएंगे और तब हम देखेंगे कि हम स्टूडियो डिस्कशन में है कि नहीं। और चैनलों ने भी क्राइटेरिया बना लिया था कि जो चुप करा दे,
वही स्पोक्समैन है, उसी को बुलाना ज्यादा अच्छा समझते थे। शालीन स्पोक्समैन ने आना ही बंद कर दिया, इवन हम लोगों ने आना बंद कर दिया टेलीविजन में। इसकी सिर्फ वजह यही थी कि वो जो पर्पस था हमारे स्टूडियो डिस्कशन का, वो खत्म हो गया। तो आज भी अगर स्पोक्स पर्सन आपका सही चीजें नहीं समझता है, एक लंपटवादी सोच रखता है, तो वो आपके लिए उतना ही घातक है जितना विपक्ष का, बल्कि उससे ज्यादा घातक है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।